हर साल हजारों नर्सिंग स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट और जीएनएम कंप्लीट। लेकिन फिर भी एक सवाल सबके मन में होता है कि अब गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, कौन सा एग्जाम देना है और कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि डिग्री मिल जाती है लेकिन डायरेक्शन नहीं। आज का वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो कि गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, और अगर नर्सिंग ऑफिसर बन गए तो मिलेगी स्टेबल जॉब, ग्रोथ और रिस्पेक्ट, और साथ ही में एनुअल पैकेज 10 से 15 लाख तक का। और अगर आप नर्सिंग बैकग्राउंड से हो तो फिर ये वीडियो आपका रोड मैप है। गवर्नमेंट में नर्सिंग ऑफिसर बनने का मतलब सिर्फ और सिर्फ वार्ड ड्यूटी नहीं होता। आपकी पोस्टिंग होती है एम्स में, एएसआईसी, रेलवे, स्टेट कॉलेजेस के अंदर, और वहां आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, जैसे कि पेशेंट केयर, डॉक्यूमेंटेशन, लीडरशिप और कोऑर्डिनेशन। और अगर इसे सिंपल शब्दों में समझें तो गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर का मतलब है पूरे के पूरे हॉस्पिटल सिस्टम की बैकबोन। आप भी गवर्नमेंट में नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, लेकिन कुछ एग्जाम्स क्रैक करने होंगे, जैसे कि नॉर्थ सेट, रेलवे यानी कि आरआरबी, एएसआईसी, डीट्रिपलएसपी, केजीएमयू, एसजीपीजीआई, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। इसके अलावा स्टेट के भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। इन सबका पैटर्न अलग हो सकता है, लेकिन कोर नर्सिंग सिलेबस सेम होता है। एलिजिबिलिटी भी हर एक एग्जाम के लिए वेरी कर सकती है। कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें बीएससी नर्सिंग और जीएनएम इक्वली एलिजिबल होते हैं, जैसे कि आरआरबी, लेकिन नॉर्थ सेट ऐसा एग्जाम है जिसमें बीएससी नर्सिंग डायरेक्टली एलिजिबल है विदाउट एनी एक्सपीरियंस, बट जीएनएम के स्टूडेंट को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो आपका एग्जाम का पैटर्न या एलिजिबिलिटी दोनों वेरी कर सकते हैं, लेकिन जो आपका कोर सिलेबस होगा वो सेम होगा, यानी प्रिपरेशन हर एक एग्जाम के लिए सेम लेवल की करनी होगी। अब अगर आप ये एग्जाम्स क्रैक कर लेते हो तो फिर आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है, जो कि स्टार्ट होती है बेसिक पे से, जो ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूट के अंदर सेम रहती है, दैट इज 44,900। और सेंटर के अंदर बेसिक पे आपकी स्टार्टिंग में ही अलाउंसेस मिला के 8 से 12 लाख पर एनम तक पहुंच जाती है। और अगर इसी में हम प्रमोशंस मिला दें और बाद में आपका एक्सपीरियंस काउंट होता रहता है तो ये सैलरी अप टू 15 लाख पर एनम तक जा सकती है। और गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर की जॉब की यही रियल पावर है। आपको एक स्टेबल इनकम मिल जाएगी, आपको लाइफ सिक्योरिटी मिलती है, और बहुत अच्छे रिस्पेक्ट के साथ एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में आप जॉब करेंगे। अब इन एग्जाम्स को क्रैक करना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिससे वो इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल बना देते हैं। हर एक बुक उठाने की कोशिश करते हैं, सारे लेक्चर्स देख लिए, ये नोट्स पढ़ लिया, वो वीडियो देख ली, और बहुत सारे रैंडम रिसोर्सेज फॉलो करते हैं, और फिर भी एग्जाम क्रैक नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस खत्म करने की कोशिश करते हैं, एग्जाम का पैटर्न नहीं समझते। और टॉपर्स यही करते हैं, एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं और सिलेबस को सिर्फ कवर करना उनका मोटो नहीं होता, कंट्रोल्ड मैनर में पढ़ना उनका मोटो होता है। अब इन मिस्टेक्स को अवॉइड कैसे करना है और कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं ताकि आप भी एग्जाम क्रैक कर पाओ, वो अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सिलेबस का एनालिसिस। आपको ये समझना होगा आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसका पैटर्न क्या रहता है, उसमें कौन सा सिलेबस इंक्लूड होने वाला है। फिर आपको उस सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करना है। आपको देखना होगा कौन से हाई वेटेड टॉपिक्स रह रहे हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि एग्जाम आपसे क्या मांगता है। बिफोर मूविंग टू द सेकंड पॉइंट, आपको ये समझना है कि पढ़ाई करनी कैसे होती है, किसी भी एग्जाम को टारगेट करना कैसे है। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो कि सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और अब पढ़ना कैसे शुरू करना है, आपका हमेशा ही एक बेसिक फ्लो होना चाहिए। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को हाईलाइट कर लो, 4 या 6 हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहते हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ओबीजी, सीएचएन, चाइल्ड हेल्थ और मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ये हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं। बाकी माइनर भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहते हैं, और किसी किसी एग्जाम में आपको नॉन नर्सिंग भी कवर करना होगा। सबसे पहला स्टेप हमारा होना चाहिए आफ्टर आइडेंटिफाइंग द सिलेबस, लेक्चर के वीडियोस देखना है या अपने जो नोट्स बनाए हुए हैं उसे अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद उस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। आफ्टर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस हमेशा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि मैंने गलती कहाँ की है। अब यहाँ पर ही हमारा सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, रिवीजन। सिर्फ एक ही बारी चीजों को पढ़ने से आप उसे याद नहीं रख सकते, आपको एक्टिव रिकॉल बार बार अप्लाई करना होगा। आप इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हो सकता है थर्ड डे रिवाइज करने में मुझे ज्यादा याद रह सकता है, आप वीकली रिवीजन सेट कर सकते हो या आफ्टर 15 डेज रिवाइज कर सकते हो, लेकिन जो चीजें आपने एक बार कवर की हैं उसे आपको बार बार वापस देखना होगा, तो ही आप उसे रिटेन कर पाएंगे, और इसी से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बनेगी। नहीं तो सारी चीजें शॉर्ट टर्म में निकलती जाएंगी और आप नई चीजें ऐड करती जाओगे। अभी तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक सही फ्लो भी फॉलो कर रहे हो, आप रिवाइज भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह रही है। अब अगर कहीं भी कोई और आके आपको बोलता है कि मैं 10 से 12 घंटे एक दिन तो पढ़ा था, लेकिन फिर मैंने 3-4 दिन का गैप ले लिया, तो क्या फिर उसका सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको कंसिस्टेंट
कंसिस्टेंट रहना होगा, क्योंकि अगर आप एक बारी में पढ़े हैं एक दिन और फिर आपने 3-4 दिन का गैप ले लिया तो फिर वो कंसिस्टेंसी आपकी वहां पर ब्रेक हो गई, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे अच्छा है कि आप डेली अपना फिक्स कर लो कि मुझे 6 से 8 घंटे पढ़ना है और उसे ही कंसिस्टेंटली डेली फॉलो करते जाओ, उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। आप इन 6 से 8 घंटे के बीच में ब्रेक लेकर पढ़ सकते हो, लेकिन डेली वाली कंसिस्टेंसी आपको नहीं तोड़नी है, क्योंकि ये मोटिवेशन के जितनी ही इंपॉर्टेंट है। अभी 4th पॉइंट हमारा आता है मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। आपने सारी चीजें अभी तक सही से फॉलो की, डेली 6 घंटे भी पढ़ाई की, रिवाइज भी टाइम से किया और मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट किए, लेकिन उसे एनालाइज नहीं किया, तो फिर वो जो आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया था उसकी उतनी वैल्यू आपको नहीं दिखेगी जितनी तब दिखती जब आप उसे एनालाइज करते। हमेशा टेस्ट देने के बाद चाहे एक दिन में एक ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, लेकिन उसे अच्छे से एनालाइज करना है। आपको ये देखना है कि कौन से आपके वीक एरियाज रहे हैं, कहां पर आपने ज्यादा गलतियां की हैं, कौन से टॉपिक हैं जहां आप हमेशा सेम मिस्टेक करते हो। उसकी एक जगह लिस्ट बना लो, उन टॉपिक्स को वापस से रिवाइज करना है और हमेशा अपने गलत क्वेश्चन के रेशनल को एक जगह नोट डाउन करना है, जिसे आप अपनी मिस्टेक डायरी बोल सकते हो। और इस मिस्टेक डायरी में जो भी गलतियां लिखते जाओगे उन्हें टाइम के साथ इंप्रूव करते रहना है और उन्हें वापस रिपीट नहीं करना है। अब ये हो गए आपके प्रिपरेशन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेकिन इसके अलावा भी एक और बात रहती है जो है हमारा 5th पॉइंट, जो कि है डिस्ट्रैक्शन से किस तरीके से बचना है। अब ऑलमोस्ट बच्चे ऐसे ही होंगे जो अब फोन में से ही पढ़ रहे होंगे या टैबलेट में से ही पढ़ रहे होंगे, वहीं से लेक्चर वीडियोस देख रहे हो, आपके पास एक नोटिफिकेशन आई और आप उठ के उस तरफ चले गए। ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपको इन्हें रोकना होगा। आप कंसिस्टेंटली 6 से 8 घंटे इस तरीके से नहीं पढ़ सकते। आपको ऐसा करना है कि 1 से 2 घंटे डीप स्टडी फोकस करके मुझे वही लेक्चर देखना है, वहीं पर पढ़ना है, बाकी नोटिफिकेशंस मैंने ऑफ रखी हैं। फोन एक ऐसी चीज है, अगर आप उसे अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो वो आपका स्टडी पार्टनर बन सकता है, और अगर आप उसे सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसकी दी हुई चीजों में बह जाओगे तो फिर वो सिलेक्शन किलर हो सकता है। ये आपको चूज करना है कि आप अपने रिसोर्स को किस तरीके से यूज करते हो। अब अगर तुम इन बताई हुई सारी चीजों का अच्छे से ध्यान रखते हो, एक सही फ्लो के साथ पढ़ोगे, सही स्केड्यूल के साथ, सही स्ट्रेटेजी के साथ, टाइमली रिवाइज भी करते हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो, मॉक टेस्ट भी लगाते हो और एनालाइज भी करते हो, ये सारी चीजें अगर आप सही से फॉलो करते हो तो फिर नर्सिंग ऑफिसर बनना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर इन सारी गलतियों को अवॉइड करके आप कंसिस्टेंटली पढ़ लेते हो तो फिर कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन के पास जा चुके हो, वो कंफर्म हो चुका है। अगर आप अभी भी सेम मिस्टेक्स कर रहे हो तो फिर अब सीरियस हो जाओ, एग्जाम ओरिएंटेड बनो, तो फिर आप भी नेक्स्ट नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। आई होप जितनी चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं वो तुम्हें समझ आई होगी, जो मिस्टेक्स अवॉइड करनी है और किस तरीके से अपनी गलतियों को सुधारना है, कैसे एग्जाम फोकस्ड बनना है। अगर ये वीडियो तुम्हें यूजफुल लगा है तो इसे लाइक कर देना और साथ ही में अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा पाएं। और ऐसी ही क्लियर गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट।